तभी अचानक झील का पानी भवंडर की तरह घूमने लगता है। अचानक पानी में हलचल रुक जाता है। तभी पानी के अंदर से एक सुंदर रहस्यमयी स्वर्ण जलपरी बाहर आती है। बहुत समय पहले की बात है। सिमुलतुली नाम के एक गांव में 3 बहनें रहती थी। उनके नाम थे रूमी, मीरा और जई। ये गांव तालाब, नदी और झीलों से घिरा हुआ था। गांव के नीले जल में खिले कमल के फूल और प्राकृतिक सुंदरता देखकर मन एकदम तृप्त हो जाता था। ये है छोटी बहन मीरा, जिसकी उम्र 19 साल है। रूमी दीदी, जय दीदी, चलो ना, आज हम उस कमल के झील में नहाने चलते हैं और घर लौटते समय झील से कुछ सालुक के फूल भी ले आएंगे। बड़ा मजा आएगा, चलिए ना। ये दोनों है रूमी और जई। रूमी की उम्र लगभग 20 साल है। हाँ, चलो चलो, आज तो बहुत मजा आएगा। ये है बड़ी बहन जई, जिसकी उम्र 21 साल है। नहीं, तुम दोनों झील में नहाने जाओ तो वहाँ बहुत मस्ती करते हो। घंटों तक बस पानी में उछल कूद करती रहती हो। अगर जुकाम हुआ तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चलो ना दीदी, आज हम तीनों बहनें मिलकर एक साथ नहाएंगे और जल्दी घर वापस आ जाएंगे। चलो ना दीदी। ठीक है, तो फिर चलो, लेकिन ज्यादा देर तक झील में नहीं नहाना, याद रहे। मीरा की बातों पर बड़ी बहन जई माना नहीं कर पाती। फिर तीनों बहनें मिलकर गांव की सबसे बड़ी झील में नहाने जाती है। ये झील कमल और सालुक के फूलों से भरी रहती है। कभी कभी इसमें नीले कमल भी खिलते हैं। नहाते हुए रूमी कहती है, अरे मीरा, तुम मेरी तरफ पानी क्यों उछल रही है? मैं पूरी तरह भीग रही हूँ। लो, कर लो बात। झील में नहाने आकर कह रही है कि मैं भीगे जा रही हूँ। ये कहकर मीरा फिर से रूमी और जय की तरफ पानी उछलती है। अच्छा, हमें भिगा रही है। रुको, अभी मजा चखाती हूँ। फिर रूमी भी मीरा की तरफ पानी उछलने लगती है। अरे बाप रे, मैं हार मानती हूँ। रुको रुको। मीरा और रूमी की ऐसी हरकत देखकर जय कहती है, ज्यादा मस्ती मत करो, तुम दोनों चुपचाप नहाओ। मैं तब तक कुछ सालुक के फूल तोड़ कर लाती हूँ। अच्छा, ठीक है दीदी। ये कहकर जय सालुक के फूल तोड़ने के लिए उस तरफ जाती है। ए रूमी दीदी, अब हम डुबकी लगाकर नहाते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। मीरा पहले डुबकी लगाती है, लेकिन पानी से बाहर आते ही कहती है, रूमी दीदी, देखिए ना, पानी में डुबकी लगाते ही मेरे गले में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अरे कोई मछली होगी। इस झील में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। लेकिन मीरा, तेरे गले की हार कहाँ गई? अरे सच में, मेरी हार कहाँ गई? हे भगवान, अगर माँ को पता चल गई तो बहुत डांट पड़ेगी। तभी रूमी के हाथ में भी कुछ अजीब सा महसूस होता है और पानी से हाथ बाहर निकलते ही देखती है उसकी सोने का कंगन गायब है। अरे, मेरा हाथ का कंगन कहाँ गया? लगता है पानी में कोई है। ये मछली का काम नहीं है। फिर रूमी और मीरा अपनी दीदी जय को बुलाने लगती है। बहनों की आवाज सुनकर हाथ में कुछ सालुक के फूल लेकर जय घाट की तरफ आती है। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो पास में ही फूल तोड़ रही थी। जय दीदी, झील के पानी में जरूर कुछ है। देखो ना, जैसे ही मैंने डुबकी लगाई, मेरे गले में कुछ अजीब सा स्पर्श हुआ। फिर मैंने देखा कि मेरी हार गायब है। हाँ दीदी, मीरा बिल्कुल सही कह रही है। देखो ना, मेरा कंगन भी खो गया है। मुझे झूठ मत बोलो। क्या पानी के नीचे गहना चोर छिपा है? मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि नहाते समय ज्यादा शरारत मत करना, इसीलिए ही पानी के नीचे गहने खो गए होंगे। नहीं जय दीदी, मैं सच कह रही हूँ।
मेरे गले में कुछ अजीब सा स्पर्श हुआ था। हाँ दीदी, मेरा सच कह रही है। मेरे हाथ में भी कुछ अजीब सा चीज स्पर्श किया और उसके बाद ही मेरा कंगन गायब हो गया। तभी जई के पैरों में भी कुछ अजीब सा महसूस होता है और जई कहती है, तो क्या बचपन में दादी से जो कहानी सुनी थी वो इस झील में सच में है? कौन है? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं समझ गई, तुम और कोई नहीं, तुम इस झील की जल परी हो। मेरी बहनों के गहने लौटा दो। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी अचानक झील का पानी भवंडर की तरह घूमने लगता है और ये देखकर, दीदी, लगता है तुमने जल परी को इस तरह कहकर नाराज कर दिया है। चलो हम जल्दी ही झील से बाहर निकल जाते हैं। अचानक पानी में हलचल रुक जाता है। तभी पानी के अंदर से एक सुंदर रहस्यमयी स्वर्ण जल परी बाहर आती है। मैं इस झील की स्वर्ण जल परी हूँ। आज तक किसी इंसान ने मुझे नहीं देखा, लेकिन तुम तीनों बहनों की प्यार और खुशी से नहाते हुए देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। सोचा मैं भी तुम तीनों बहनों के साथ थोड़ा मजाक कर लूं। माफ कीजिए स्वर्ण जल परी, आपको इस तरह से कहना उचित नहीं हुआ। अगर आप मेरी बहनों के कंगन और हार लौटा दे तो हम घर वापस चले जाएंगे। हमें बहुत देर हो गई है। क्यों नहीं, जरूर लौटा दूंगी। लेकिन अब वो कंगन और हार साधारण नहीं रहे, वो जादुई बन गए हैं। और साथ ही मैं तुम्हें एक जादुई हार उपहार देना चाहती हूँ। ये कहकर स्वर्ण जल परी जादू से अपने हाथ में 2 हार और एक कंगन प्रकट करती है। फिर तीनों बहनों को दे देती है। तुम तीनों बहनों के इन तीनों गहनों में 3 अलौकिक जादुई शक्तियाँ हैं। मेरे हार में कौन सी शक्ति है, बताइए स्वर्ण जल परी। मेरे कंगन में कौन सी जादुई शक्ति है? समय आने पर तुम तीनों समझ जाओगी। याद रखना, इन 3 जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना। इसका गलत इस्तेमाल कभी मत करना। ठीक है स्वर्ण जल परी। और एक बात याद रखना, मैं इस झील में रहती हूँ, ये बात कभी किसी को मत बताना। ठीक है स्वर्ण जल परी। तीनों बहनें मीरा, रूमी और जई झील से बाहर निकलकर जंगल के रास्ते अपने घर की ओर जाने लगती है। इस कहानी का सेकेंड पार्ट देखने के लिए अभी हमारे परी की कहानी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। ये जादुई शंख तुम अपने साथ रखो। आज से तुम अपने मन की कोई भी इच्छा कहकर इस शंख को बजाओगी तो वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। कुसुमपुर गांव के एक गरीब परिवार में कविता नाम की 18 साल की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता गुजर जाने के बाद जंगल से लकड़ी लाके बाजार में बेचकर उनका गुजारा होता था। ऐसे ही एक दिन सुबह जब वो जंगल में लकड़ी उठा रही थी, ओह हे भगवान, और सहन नहीं होता। पानी, थोड़ा सा पानी। ये क्या माँ, तुम तो बिल्कुल थक गई हो। बैठो, इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। तुम्हें कितनी बार कहा है, इस तेज धूप में तुम्हें जंगल में आने की कोई जरूरत नहीं। हम बहुत गरीब है बेटी, जंगल की 2-4 लकड़ी बेचकर ही 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। तू अकेली सब कैसे संभालेगी? माँ, तुम यहाँ चुपचाप बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। ये कहकर कविता पास की नदी से एक पत्ते में पानी लाकर अपनी माँ को पिलाती है। भगवान जाने हमारे ये दुख के दिन कब खत्म होगी। माँ, तुम देखना, एक दिन हमारे सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। हम भी सबकी तरह अच्छा अच्छा खाना, मिठाई सब खा पाएंगे। कविता की माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, भगवान ने किस्मत में जो लिखा है वही होगा बेटी, और ये किस्मत कोई बदल नहीं सकता।
अगर ऐसा ही है तो फिर भगवान सबके किस्मत में इतने दुख क्यों लिखते हैं माँ? अगर मैं किस्मत लिख पाती तो किसी के हिस्से में दुख नहीं रखती, सभी के किस्मत में सुख लिखती। इसके बाद दोनों घर लौट जाते हैं। फिर थोड़ा सा चावल खाकर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह। ये क्या? तुम्हें तो तेज बुखार है माँ, रहने दो, तुम आराम करो। आज तुम्हें जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जाती हूँ। फिर कविता अकेले ही जंगल में जाकर लकड़ियाँ उठा के एक जगह इकट्ठा करते हैं। फिर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठकर मन ही मन अपने दुख के बारे में बड़बड़ाने लगी। ठीक तभी उसके सामने प्रकट होती है। कविता, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कौन हो तुम? तुम्हें तो पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। मैं हूँ प्रकृति देवी। मैं रोज तुम्हें इस जंगल में आती देखती हूँ और तुम्हारी हर बातें सुनती हूँ। मुझे बताओ, तुम्हारे मन में क्या शंका है? कविता अपनी मन की सारी दुख भरी बातें प्रकृति देवी को कहने लगी और सब कुछ सुनने के बाद प्रकृति देवी कहती है, इस संसार में हर चीज किसी न किसी कारण से घटित होती है। जो हो रहा है या जो होगा, उसके पीछे जरूर कोई कारण होता है। लेकिन इंसानों की किस्मत में इतने दुख लिखने की क्या कारण है? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलेगा। ये जादुई शंख तुम अपने साथ रखो। आज से तुम अपने मन की कोई भी इच्छा कहकर इस शंख को बजाओगी तो वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। और एक बात याद रखना, अपने मन में कभी भी अहंकार को जन्म मत देना। ये सुनकर कविता बहुत खुश होती है और प्रकृति देवी से शंख लेकर मन ही मन कहती है, मैं घर पहुंच के देखना चाहती हूँ मेरी माँ ठीक हो गई है। ये कहकर कविता शंख बजाने लगी। फिर घर लौट के देखती है कि सचमुच उसकी माँ स्वस्थ हो गई है और खाना बना रही है। तू आ गई बेटी, आजा खाना खा ले। इसका मतलब ये जादुई शंख सच में मेरी मनोकामना पूरी की है। रुको माँ, आज से हम सिर्फ चावल नहीं खाएंगे, हम तरह तरह की स्वादिष्ट खाना खाएंगे। फिर कविता मन की इच्छा बताकर शंख बजाती है और साथ ही साथ उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट खाना आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? हाँ माँ, आज से हमारे सारे दुख के दिन खत्म हुए। अब हमारे सारे मनोकामना पूरी होंगे। इसी तरह दिन बीतने लगे। अब उनके पास एक बड़ा सा घर है और वो पेट भर के अच्छा खाना खाते हैं। ऐसे ही एक दिन कविता रास्ते से गुजर रही थी। तभी अरे क्या हुआ हरि काका, आप यहाँ बैठे रो क्यों रहे हैं? कविता, मेरी बेटी की शादी तय हुई है, लेकिन लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। इसके साथ 10 तोला सोना, खाट, बिस्तर, टीवी, मोटरसाइकिल। अगर ना दे पाए तो शादी नहीं होगा। मैं गरीब हूँ, इतना सब कुछ मैं कैसे दूंगा? ये सुनकर कविता मन ही मन कुछ कहती है। फिर वो जादुई शंख निकलकर बजाने लगती है और कहता है, चिंता मत करो हरि काका, निश्चिंत होकर घर जाओ। देखना, शादी की सारी इंतजाम हो गई है। ये सुनकर हरि काका घर लौट के देखते हैं कि सचमुच दहेज के सारी चीजें आ चुके हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह कविता के घर एक बूढ़ी अम्मा आती है। कविता, ओ कविता, क्या तुम घर पर हो? अम्मा जी, आपको क्या हुआ? सुना है तू गाँव वालों की मदद कर रही है, मेरी भी मदद कर दे बेटी। मेरे बेटे की कारखाने की नौकरी चली गई है, उसका भी परिवार है। अगर नौकरी ना मिली तो हम सब भूख से मर जाएंगे। तू मेरे बेटे के लिए एक नौकरी का इंतजाम कर दे बेटी। ऐसा सुनकर कविता मन ही मन फिर से कुछ कहती है और वो जादुई शंख निकलकर बजाने लगती है। फिर कहती है, आप घर लौट जाइए अम्मा, घर जाके देखना सब ठीक हो गया है।
इसी तरह कविता गांव के लोगों की तरह तरह से मदद करती रहती है और दिन बीतते जाते हैं। छी छी छी, ये कैसी चाय बनाई है मिनती? तुझे काम पर रख के मैं अपनी पैसा बर्बाद कर रही हूँ। तू तो ठीक तरह से चाय भी नहीं बना पाती। ये कहकर कविता की माँ चाय का कप फेंक देती है। ठीक उसी वक्त वहाँ कविता आती है। माँ, तुम मिनती चाची के साथ इस तरह के बर्ताव क्यों कर रही हो? जो किया ठीक किया। घर की नौकरानी के साथ ऐसा ही करना चाहिए। इसमें गलत क्या है? कल्याणी के व्यवहार से कविता नाराज होकर घर से निकल जाती है और रास्ते में देखती है, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ भिक्षा दे दो, भिक्षा। ये क्या अम्मा, तुम ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारा बेटा तो अब अच्छी नौकरी करता है। हाँ बेटी, मेरे बेटे ने अब बहुत तरक्की की है, बड़ा घर भी बनाया है, लेकिन वो अपनी पत्नी की कहने पर मुझे घर से निकाल दिया है। कहा कि वो मेरा देखभाल नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर कविता बहुत दुखी हो जाती है। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ती है। तभी वो रास्ते में हरि काका से मिलती है। कविता, मैं तेरे घर ही जा रहा था। मुझे इस संकट से बचा बेटी। फिर से क्या हुआ हरि काका? मेरी बेटी की शादी के बाद उनके ससुराल वाले की मांगे और बढ़ गई है। वो लोग मुझसे और भी महंगे सामान मांग रहे हैं और कह रहे हैं अगर मैं नहीं दिया तो वो मेरी बेटी को वापस घर भेज देगी। कविता इस बार भी हरि काका की बातों का जवाब ना देकर घर लौट आती है। ये सब क्या हो रहा है? मैं सबकी भलाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मैं ये सब नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इसके बाद कविता फिर से वो शंख बजाने लगती है और अगले दिन सुबह होते ही उसकी माँ, कविता, कविता, जल्दी उठकर देख कि ये क्या अनर्थ हो गया है। सब कुछ पहले जैसा हो गया। हम फिर उसी पुराने टूटे घर में आ गए हैं। कविता जागकर देखती है कि सच में वो पहले जैसा मिट्टी के घर में आ गया है। फिर वो अपनी माँ की बातों का कोई जवाब ना देकर शंख लिए जंगल की ओर दौड़ने लगती है। प्रकृति देवी, आप कहाँ हो? तभी उसके सामने प्रकृति देवी प्रकट होती है। बोलो कविता, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला? ये शंख आप वापस ले लीजिए। इससे मैं सबका भला करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब उल्टा हो रहा है। अब समझी, विधाता सबके भाग्य में सुख दुख बांट कर क्यों लिखते हैं। इस संसार में मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं। अगर बिना मेहनत के मनुष्य को सब कुछ मिल जाए तो उसका मूल्य नहीं रहता। इसीलिए मेहनत करना चाहिए। मेहनत का फल सबको बराबर मिलता है। हाँ प्रकृति देवी, अब मैं सब समझ गई हूँ। ये जादुई शंख तुम अपने पास ही रखो। जब कोई सच में मुसीबत में पड़े तब उसका मदद करना। ये कहकर प्रकृति देवी अदृश्य हो जाते हैं और वो शंख को लेकर घर लौट आती है। आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स और दर्शकों के नाम हैं साकिब, सोहानी, आरती, कौशिक, गायत्री, शीला, जितेंद्र, फरहाना, संजना, अनीता, निकिता, तीशा, खुशबू, सिमरन, अस्मिता। आपका नाम और सबसे बेहतरीन कमेंट्स भी अगले वीडियो में हो सकते हैं। इसीलिए अभी हमारे चैनल जल परी कार्टून को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।